अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। शराब घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने समन भेजा। कैलाश गहलोत समन के जवाब में ईडी दफ्तर पहुंचे। दिल्ली के परिवहन मंत्री ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ने पूछताछ के लिए समन दिया था, जिसके बाद कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंचे। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए कैलाश गहलोत को बुलाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा दिल्ली से आ रही है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने आज समन जारी किया था, पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंचे और पूछताछ उनसे लगातार जारी है। तो शराब नीति घोटाले मामले में लगातार ईडी की कार्रवाई तेज होती जा रही है। ईडी का एक्शन सामने आ रहा है। इससे पहले हमने देखा किस तरह से 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और 1 अप्रैल तक अभी वो ईडी की ही कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद गोवा के भी कई सारे आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरों को समन जारी किया था। इसके बाद अब इस पूरे मामले में शिकंजा और ज्यादा कसते जा रहा है। अब जो गाज है वो अन्य कैबिनेट मंत्रियों तक भी पहुंच गई है इस चीज की। और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने समन भेजा। समन के जवाब में कैलाश गहलोत आज ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। हमने देखा किस तरह से शराब नीति घोटाले के मामले में एक के बाद एक कई दिग्गज नेताओं पर इसकी गाज गिरी है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कई सारे जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल हिरासत में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय चौहान दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अजय, सबसे पहले बात की जाए, आज सबसे पहले ईडी जो है दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को समन देती है। समन के जवाब में वो आज ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। अभी की क्या स्थिति है? क्या अभी भी ईडी दफ्तर में मौजूद है, पूछताछ जारी है उनसे, और कितनी देर चलेगी? बिल्कुल, यह देखिए, जैसे ही ईडी का सम्मान कैलाश गहलोत के साथ पहुंचा, जो आम आदमी पार्टी में मंत्री हैं, उन्होंने उसको संज्ञान लिया और सीधा सीधा वो ईडी दफ्तर पहुंच गया। और इस समय अभी पूछताछ जारी है। बता दें कि ईडी का कहना है कि जिस तरह से शराब नीति की जो तैयारी की गई थी, जो रोड पूरा मैप बनाया गया था, उसमें कहीं ना कहीं इनकी जो कैलाश गहलोत है, इनकी ये भी उसमें मौजूद थे। यानी कि भूमिका, इनका नाम लेकर ये भूमिका में थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से भूमिका का नाम सामने आ रहा है, यानी कि उस समय जो तैयारी की जा रही, तो ये भी वहाँ मौजूद थे। तो हो सकता है कि ईडी जब पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं और खुलासा होगा, क्योंकि ईडी जो है लगातार पंजाब, गोवा और दिल्ली तीनों को एंगल से लेकर चल रही। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा था कि मेरे घर पे जो मंत्री आते थे, मुझे नहीं पता था क्या करते थे, क्या क्या करते थे, किस किस को फाइल देते थे। तो कहीं ना कहीं अब जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो कहीं ना गिरते नजर आ रहे हैं। इस तरह से लगातार अब ईडी लगातार सभी मंत्रियों को एक एक करके नोटिस भेजी। जिस साल कैलाश गहलोत को नोटिस भेजेगा, लेकिन कैलाश गहलोत ने तुरंत उसको संज्ञान लिया, तुरंत ईडी दफ्तर पहुंच गया और अभी जो पूछताछ है वो जारी है। जी अजय, जिस तरह से आपने कहा कि हमने इससे पहले भी देखा था, ईडी की कार्रवाई इस पूरे मामले में काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, एक के बाद एक जो तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो अभी या तो पुलिस की गिरफ्त में है या जेल में है। वहीं अब जो गाज है वो बाकी जो बचे कुचे हैं उन पर भी गिरती हुई नजर आ रही है। कैलाश गहलोत को जो है समन जारी किया है, पूछताछ जारी है। आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अभी पूछताछ के बाद ही पता चला, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने इनका नाम लिया था, जिस समय शराब नीति बनी थी, उसमें इनकी भूमिका थी, ये वहाँ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो एंगल है वो ढूंढा जा रहा है, कौन कौन और ऐसे मंत्री हैं जो इस समय जब शराब नीति बनाई गई थी मौजूद थे। तो देखिए, लगातार अब तो 4 तो अजय, जिस तरह से गोवा के भी कई आम आदमी पार्टी के प्रमुखों को या दिग्गज नेताओं को समन जारी किया था, क्या वो पेश हुए? देखिए, अभी उनको नोटिस भेजा गया था, लेकिन अभी उनका ऐसा कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। ना ईडी ने कुछ कहा कि पूछताछ के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन दिल्ली के मंत्री जो है इस समय ईडी की 5 बैठे हुए हैं, पूछताछ जारी कर रहे हैं। वही पंजाब से भी इसका लिंक जोड़ा जा रहा है कि आखिरकार शराब नीति का जो पैसा कहाँ कहाँ गया था, किस तो एंगल से गया था। तो पूरी तरह से ईडी जो अब संज्ञान ले रही है, कहीं ना एक्शन में अब देखना होगा कि कैलाश गहलोत ईडी की आज पूछताछ के बाद उनको क्या राहत मिलती है या फिर पूछताछ और आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में कई मंत्री और जाने की संभावना है। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से रावलपिंडी कोर्ट के अंदर जज के सामने कहा था कि मेरे यहाँ मंत्री आते थे, फाइलें लाते थे, क्या आपस में बात करते थे मुझे नहीं पता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने सभी मंत्रियों को घेरते हुए ये सवाल खड़ा कर दिया। तो अब ईडी हर मंत्री से ये पूछताछ करेगी आखिरकार आपके यहाँ कौन कौन मंत्री जाता था और उस समय कितने मंत्री मौजूद थे, क्योंकि अभी ईडी ने जब कहा था कि आप अपने मोबाइल का डाटा जो पासवर्ड है वो दीजिए, वो नहीं दे पा रहा, कह रहे मुझे याद नहीं है। तो ऐसे में आतिश जी बाबा ये कह रही है कि आखिरकार उनके मोबाइल पासवर्ड क्यों ईडी मांग रही है, कि डाटा चोरी करने का कई ऐसे इल्जाम लगाए हैं। लेकिन ये है कि अब जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं घटती नजर आ रही हैं। बिल्कुल अजय, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की तरफ से ये भी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये भी बात बोली गई थी कि जब उनसे पूछो सवाल कि आपका फोन कहाँ है तो वो सही तौर पर जवाब नहीं दे रहे हैं। अब जब कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया है, क्या माना जाए जिस तरह से ईडी का कहना है कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट या वो भी शामिल थे जब ये नीति का निर्माण हो रहा था और उनका भी फोन जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए वो पूछताछ पूरी करेंगे। जिस तरह से ईडी ने कहा था कि उस भूमिका में कैलाश गहलोत का भी नाम सामने आ रहा था, पहले भी इनको नोटिस भेजा गया। लेकिन एक सारा नहीं, कई और ऐसे कई घोटाले हैं, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट की बात कर लें या जल बोर्ड की बात कर लें या बिजली विभाग की बात कर लें या फिर शिक्षा की बात कर लें, कई ऐसे और दवाइयों की बात कर लें। तो देखिए लगातार अब ईडी के पास जो काफी दस्तावेज मौजूद है वो लगातार हर एंगल से हर मंत्री से पूछताछ करेंगे। आखिरकार जो मेन मुद्दा शराब नीति को लेकर जिस तरह अरविंद केजरीवाल साफ साफ कह रहे हैं मुझे नहीं पता, यानी कि सब कुछ जानकर भी, जो कि इनके खुद मंत्रियों ने कहा था कि हम तो प्याले हैं बाकी तो मुख्य कोई और है, लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी सामने आई, ठीक केजरीवाल ने खुद कहा उस समय मैं मौजूद था, मुझे ऑफिस अपने घर बुलाया गया था, वो फाइल मुझे दी गई थी, उसके बाद उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। तो देख कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपनी बातों में फंसते जा रहे हैं और अब साथ साथ में उनके जो मंत्री हैं वो भी फंसते नजर आएंगे, क्योंकि अभी कैलाश गहलोत को बुलाया गया, हो सकता है और अभी जो लिस्ट है वो कई और लिस्ट ऐसी है जो 27 नाम में शामिल है, तो कौन कौन होंगे लगातार ईडी एक को नोटिस भेजती जाएगी और पूछताछ में बुलाएगी। बिल्कुल अजय, आम आदमी पार्टी के जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब शराब नीति घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब कैलाश गहलोत से पूछताछ हो रही है। अब देखना ये होगा कि कितनी देर ये पूछताछ चलती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं मुरादाबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसटी हसन ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जब एसटी हसन का टिकट काटने के बाद अब फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं एसटी हसन और अखिलेश यादव पर जमकर निशाने साधे हैं। एसटी हसन का साफ तौर पर कहना है कि आस्तीन के सांपों को नहीं पहचान पा रहे हैं अखिलेश यादव। समय रहते आस्तीन के सांपों को नहीं पहचाना तो नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। साथ ही एसटी हसन आरोप ये भी लगा रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है जो माफी लायक नहीं है। साथ ही आगे ये कह रहे हैं कि मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगा है, मेरे चाहने वालों को भी इजाजत है। देखिए, अगर अखिलेश यादव जी ने आस्तीन के सांपों को नहीं पहचाना तो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का कोर वोट मुसलमान है। यादव को भी मैं कोर वोट नहीं मानता, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। देखिए, सिवाय मेरी बीवी के सब औरतें मेरी बहनें हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जो मेरे साथ विश्वासघात हुआ है वो माफी लायक नहीं है। और मेरी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी है, मेरी चाहने वालों की भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उनकी भी इज्जत है। मैं अपने चाहने वालों का दिल नहीं तोड़ सकता इनके साथ खड़े हो। हमारे साथ शारिक सिद्दीकी संवाददाता मुरादाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। शारिक, अगर बात की जाए जिस तरह से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने पहले एसटी हसन का मुरादाबाद से टिकट काटा, उसके बाद अब बढ़ चढ़कर एसटी हसन आगे आए हैं और अखिलेश यादव पर जमकर निशाने साध रहे हैं, बोल रहे कि मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। किस तरह से उनके इन बयानों को देखा जाए?
समाजवादी पार्टी के सांसद और सपा के कत्तावा नेता डॉक्टर एस.टी. हसन को मुरादाबाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था और जीत हासिल करी गई थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से पार्टी के द्वारा डॉक्टर एस.टी. हसन पर उम्मीद जताई गई थी, लेकिन उसके एक दिन बाद मुरादाबाद में बिजनौर जनपद की रहने वाली रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया गया था। रुचि वीरा ने मुरादाबाद पहुंच के नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसके बाद रुचि वीरा के द्वारा मुरादाबाद में लोगों से जनसंपर्क करने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसी बीच सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें सपा सांसद एस.टी. हसन ने कहा गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये जरूर पहचानना चाहिए कि उनकी पार्टी में, हमारी पार्टी में कौन से ऐसे लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं। कई सवाल डॉक्टर एस.टी. हसन के द्वारा पार्टी के कई नेताओं पर खड़े करे गए हैं। वहीं सांसद से जब बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे मैं उनके साथ हूं, लेकिन उनके बयानों से ये साफ है कि मुरादाबाद में जो समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा है उनके समर्थन में वो कहीं पर भी कोई जनसभा नहीं करेंगे, किसी से कोई मुलाकात नहीं करेंगे और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें मुरादाबाद के अलावा कहीं भी अगर भेजती है तो वो काम करेंगे, लेकिन मुरादाबाद में काम करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समाजवादी पार्टी के एस.टी. हसन के इस बयान से कहीं एक बड़ी फाड़ जो है तुम्हारा कह सकते हैं कि जो उसमें जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है और उसी बीच इस तरीके का बयान आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। शारिक, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है, देखा जाए एक साथ मिलकर यूनिटी या एक तरह से एकजुटता पार्टी में देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह से पहले रामपुर में उम्मीदवार बदले, फिर मेरठ में ही वही चीज देखने को मिली, गौतम बुद्ध नगर में वही चीज देखने को मिली, मुरादाबाद में वही चीज देखने को मिली। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज, और देखा जाए तो अखिलेश यादव के हाथों में कुछ नहीं दिख रहा है इस वक्त। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है उससे पहले जिस टिकटों की घोषणा होती है उसके बाद जो है लगातार जो है जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है वो जनसंपर्क करने का काम करते हैं और फिर उनके टिकट काट दी जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक कई सवाल खड़े होते हैं। जो मुरादाबाद के लोगों से बात की गई है और जो जनपदों में बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सही जो फैसला लें, जिसने प्रत्याशी बनाया उन्हें मैदान में उतारें। लेकिन जिस तरीके से लोग बराबर स्थिति बदल रही है कि प्रत्याशी पहले किसी को बनाया जा रहा है, बाद में नॉमिनेशन कोई और कर रहा है, उसके बाद टिकट किसी और का जो टिकट सिंबल दिया जा रहा है, इसको लेकर भी लोगों के साथ साथ सपा नेताओं के द्वारा भी कहा गया है कि इससे जो पार्टी की छवि पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल शारिक, समाजवादी पार्टी के नेताओं में अंतरकलह साफ तौर पर यहां पर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा आगामी चुनाव में इसका कितना खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस से जुड़ी है बड़ी खबर। आयकर विभाग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आज लखनऊ में देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज करने के खिलाफ यह प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। आईटी ने कांग्रेस को 1823 करोड़ की नोटिस दी है। लखनऊ समेत सभी जनपद मुख्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो कांग्रेस ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आईटी विभाग यानी आयकर विभाग के खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। इस दौरान प्रदेश भर में जगह जगह जो कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय हैं, कांग्रेस के मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमन मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। रमन, अगर बात की जाए, कांग्रेस आज पूरे प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह ये प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट इसको लेकर? रिया, चुनाव के दौरान कांग्रेस के जो खाते थे उन्हें इनकम टैक्स ने फ्रीज कर दिया। कुछ टैक्स से जुड़ा मामला था, 1825 करोड़ लगभग टैक्स की जो बकायेदारी है उसको लेकर इनकम टैक्स ने एक्शन लिया था, जिसके बाद में कांग्रेस की जो मेन लीडरशिप थी उसने इसका बड़े तौर पे विरोध दर्ज कराया था। और आज जहां पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इनकम टैक्स के इस एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ की जिला इकाई ने प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जो जिला इकाई थी उनका प्लान इनकम टैक्स दफ्तर घेराव का था, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकले पुलिस ने उन्हें रोक लिया और प्रदर्शन आगे नहीं बढ़ने दिया। साथ में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे और जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करी और साथ में उनका पुतला जलाने की भी कोशिश करी। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन को वहीं रोक लिया और प्रदर्शन इनकम टैक्स दफ्तर की तरफ आगे नहीं बढ़ पाया। आपको बता दें कि जिस तरीके से नोटिस आया है कांग्रेस को
कांग्रेस की जितनी संपत्ति है उससे ज्यादा का नोटिस आया है। ऐसे में चुनाव है सिर पर और कांग्रेस के लिए इनकम टैक्स का ये एक्शन बड़ी मुसीबत बन गया है। बिल्कुल रमन, इससे पहले जब बैंक खाते फ्रीज किए गए थे उसको लेकर भी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो, इन सभी ने मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी ये चीज बोली गई थी कि हमारे जो बैंक खाते जिस तरह से फ्रीज किए गए हैं उसका खामियाजा कांग्रेस को काफी ज्यादा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने उम्मीदवारों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ना ही प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। किस तरह से देखे कांग्रेस अब जब एक साझा मंच पर जुड़कर देश भर में प्रदर्शन कर रही है और जोर शोर से अपनी आवाज बुलंद कर रही है। रमन, रिया, बिल्कुल जो चुनाव है, चुनाव में पैसे की जरूरत लगती है, प्रचार के दौरान लगती है, रैली के लिए, हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए, जहां भी नेता निकलता है वहां पैसे की जरूरत लगती है। और ऐसे में जो पार्टी फंड का पैसा है, अगर वो वाला खाता सीज कर दिया जाए तो समझिए पार्टी के लिए कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि इस दौरान कहीं से भी पैसा आने की जब पार्टियों के पास उम्मीद नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, वैसे ही वो पैसों के संकट से जूझ रही है। ऐसे में जो उनकी जो खाते में पड़ी जो राशि थी उसे सीज कर देना कि मतलब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी हानि होने वाली है। जी ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।